हे गाइस, वेलकम टू प्ले टाइम स्टडी। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं अभिषेक और आज मैं लेकर आ गया हूं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास। तो आज हम लोग टेंसेस पढ़ने वाले हैं। टेंसेस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पूरा का पूरा टेंस का जो बेसिक लेवल है, जिसके बिना आप टेंस सीख ही नहीं सकते, वो मैं आज आपको कंप्लीट करा दूंगा। बाकी और सभी टेंसेस मैं आपको अलग अलग वीडियो में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करा दूंगा। टेंसेस हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए आज हम टेंसेस को बिल्कुल बेसिक से पढ़ लेते हैं और हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसी कोई बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार वाली क्लास लेकर आएँ तो आपको पता चल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए दोस्तों, टेंस होते हैं तीन प्रकार के। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, यानी जो समय अभी चल रहा है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल, मतलब कि जो समय बीत चुका है, यानी बीते हुए समय को हम पास्ट टेंस कहते हैं। अगला यानी तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल मतलब आने वाले समय को, जो समय आने वाला है उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। इसी प्रकार से टेंस हमारे कितने हो गए? तीन: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इन तीन टेंसेस के भी चार प्रकार होते हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस की भी चार प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के भी चार प्रकार होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी चार प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं जो हमें ट्रांसलेशन करने में हेल्प करती हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, डू या डज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम, इज, आर, एम। अगला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव, हैज, हैव। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। तो ये हो गए हमारे प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार। अगला है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, इसके भी चार प्रकार हैं। पहला पास्ट इंडिफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनकी भी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वॉज या वर, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। अगला है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के चार प्रकार: फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पहला फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस,
हेल्पिंग वर्ब है शैल या विल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब है शैल बी, विल बी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव, विल हैव। अगला है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो इस तरह से हमने टोटल कितने टेंस देख लिए? 12 टेंस। अगर हम आपसे पूछे टोटल कुल मिला के टेंस कितने हैं? 12। लेकिन अगर नॉर्मली पूछे टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आइए अगला देखते हैं। अब है हमारा पर्सनल प्रोनाउन टेबल। ये क्या होती है? ट्रांसलेशन करते समय जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे प्रोनाउन वाले सब्जेक्ट, वो कौन से सिंगुलर हैं, कौन से प्लूरल हैं, इनका ऑब्जेक्ट क्या है, इनका पोसेसिव केस क्या है, ये हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन सा सब्जेक्ट आता है? आई, मी, माई या माइन, या फिर वी, अस, अवर, अवर्स। इसी प्रकार सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे या बाकी फिर जो बच गए आई, वी, योर, यू। इन तीनों को छोड़कर जो बच जाते हैं वो सब आते हैं थर्ड पर्सन में। तो देखते हैं सबसे पहले आई। आई होता है हमारा सब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और इसका पोसेसिव, पोसेसिव मतलब जो अधिकार बताए, किसी चीज पर जो अधिकार बताता है उसे हम कहते हैं पोसेसिव। तो आई का पोसेसिव होता है माई या फिर माइन। इसी प्रकार वी, वी का ऑब्जेक्ट है अस और पोसेसिव है अवर या अवर्स। अब सेकेंड पर्सन में यू, यू का ऑब्जेक्ट है यू, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है और पोसेसिव होता है योर, योर्स। अगला है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आता है ही है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है इसका हिम, पोसेसिव हिज। इसी प्रकार सी का ऑब्जेक्ट है हर और पोसेसिव है हर या फिर हर्ष। अगला है इट, इट का ऑब्जेक्ट होता है इट, इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है और पोसेसिव इट्स। अगला है दे का ऑब्जेक्ट होता है देम और इसका पोसेसिव केस होता है दियर या फिर दियर्स। ये है हमारी पर्सनल प्रोनाउन की टेबल। इसमें आपको ये पहचान लेना है कि कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है और कौन सा पोसेसिव होता है। अब यहाँ आता है अगला अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी। इसका मतलब क्या है? अपना, अपनी, अपने। तो देखते हैं, जैसे ही का अपना होता है हिज, तो ही का अपना हिज का मतलब क्या हुआ? जैसे हम कहें ही मतलब होता है वह, हम कहें वह अपना काम करता है, वह अपना काम करता है। तो अगर इसको हम बोलें, इसका आप ट्रांसलेशन करिए, तो अगर ये आपको टेबल नहीं पता होगी तो यहाँ आप अपना की स्पेलिंग लिखने में गलती कर देंगे। तो सब्जेक्ट है हमारा ही मतलब होता है वह मेल के लिए, तो ही का अपना होता है हिज, तो यहाँ ही के साथ अपना की स्पेलिंग क्या लिखेंगे हम? हिज। ये है अपना, अपनी, अपने का मतलब। इसी प्रकार जैसे हम कहें आई, मैं कह दूं कि मैं अपने स्कूल जाता हूं, मैं अपने स्कूल जाता हूं, तो यहां आ गया अपने। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं मतलब आई, तो आई के लिए अपना की स्पेलिंग क्या लिखेंगे हम? माई लिखेंगे। हिज ही के साथ लिखेंगे, आई के साथ माई लिखेंगे। इसी प्रकार अगर सी आ गया तो सी के साथ अपना की स्पेलिंग हर, इट के साथ इट्स, आई के साथ माई, वी के साथ अवर, यू के साथ योर और दे के साथ दियर। ये वही है जो अभी हम पीछे पोसेसिव पढ़ के आए हैं। जैसे आई के साथ माई होता था, वी का अवर होता था, तो वही है ये अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी जो अधिकार बताता है। यानी स्कूल पर किसका अधिकार है? अपना, मेरा अधिकार है। वह अपना काम करता है, मतलब किसका काम? अपना काम, अधिकार बता रहा है। जब अधिकार बताता है
तो इसका अपना स्पेलिंग ये सब होती है, जैसे ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, आई का माई, वी का अवर, यू का योर, दे का दियर। इसी प्रकार सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर, यानी कोई पुल्लिंग है, मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग है और सिंगुलर में है, तो उसके लिए अपना स्पेलिंग क्या लिखेंगे? हिज। जैसे हम कहें राम अपना काम करता है, तो राम यहाँ क्या हो गया? सिंगुलर है और पुल्लिंग है, तब भी इसके लिए क्या लिखेंगे? अपना स्पेलिंग हिज लिखेंगे। इसी प्रकार अगर सिंगुलर फेमिनिन जेंडर है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है, तो वहां अपना स्पेलिंग क्या लिखेंगे? हर, जो सी का होता है वही। अब आता है प्लूरल नंबर। प्लूरल में चाहे वो मैस्कुलिन हो या फिर फेमिनिन हो, मतलब चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग, प्लूरल है सब्जेक्ट, तो उसके लिए अपना स्पेलिंग लिखेंगे दियर। ठीक, तो देखते हैं अगला क्या है हमारा। अगला है, जब हम टेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो इसमें दिया है, अगर टेंस के किसी भी वाक्य में मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं, वो कौन सी चीजें हैं? पहला है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, दूसरा है वर्ब क्रिया, और तीसरा है ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ट्रांसलेशन करते समय ये तीनों चीजें टेंस में जरूर होती हैं। किसी भी वाक्य में ट्रांसलेशन बनाने से पहले वाक्य में इन तीनों का पहचान करना जरूरी है। मतलब अगर हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, अगर हमको ये नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, अगर हम ये नहीं पहचान पाते तो ट्रांसलेशन हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इनको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो पहला है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, यानी कर्ता किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में बात कही जा रही हो, या फिर वह जो काम को करता है। सीधी भाषा में कहें तो काम को करने वाला ही क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। जैसे हम कहें मोहन पेड़ पर चढ़ता है, तो काम क्या हो रहा है? चढ़ने का काम हो रहा है। कौन चढ़ता है पेड़ पर? मोहन। काम को कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। मतलब जो काम को करेगा वही कहलाएगा हमारा सब्जेक्ट। क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, कर्ता कहलाता है। ठीक, अगला है हमारा वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। वाक्य में वर्ब या क्रिया उस काम को ही कहते हैं जो किया जाता है। मतलब जो काम हम करेंगे वही है हमारी क्रिया। बिल्कुल आसान है कि जो काम हम करेंगे वही है क्रिया। जैसे हम कहें रीना खाना खाती है, इसमें अगर हम कहें खाना कौन खा रहा है? रीना, तो रीना तो हो गई हमारी कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। लेकिन काम हो कौन सा रहा है? काम हो रहा है खाने का। कौन सा काम हो रहा है? खाने का। तो जो काम हो रहा है वही है हमारा क्रिया। यानी जिस शब्द से किसी काम का करना या फिर होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जो काम हमारा हो रहा है वही है हमारा क्रिया। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आस्क पूछना, एक्सप्लेन व्याख्या करना, ऑब्जर्व करना, पेंट करना। तो इसी तरह से हमको जो काम हम करते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कौन सा काम कर रहा हूँ? पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो पढ़ाना क्या हो गया? क्रिया। कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहा है? आप पढ़ रहे हैं, तो आप हो गया सब्जेक्ट। लेकिन आप कौन सा काम कर रहे हैं? पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। तो ये हो गई हमारी क्रिया। आगे चलते हैं, अगला है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पे कार्य का प्रभाव पड़ता है या जिस पे काम किया जाता है। ये क्या है? जैसे हम कहें माधव बाजार जाता है, माधव बाजार जाता है,
तो फिर से एक बार हम पूरा देखेंगे, रिकॉल करेंगे कि बाजार जाता है, कौन जाता है बाजार, कौन काम कर रहा है बाजार जाने का, माधव। तो माधव काम कर रहा है, काम को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता। तो माधव हो गया हमारा कर्ता। माधव कौन सा काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। तो जो काम किया जाता है वो क्या होता है हमारा, क्रिया। अब काम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, यानी कौन सा काम किया जा रहा है, बाजार जाने का काम किया जा रहा है। कौन सा काम, बाजार। माधव जाता है, कहाँ जाता है, बाजार जाता है। तो जिस पर काम का प्रभाव पड़े वो होता है हमारा कर्म। ठीक, इसी प्रकार से एक बार और हम रिकॉल करते हैं। जैसे हमारा मेरा भाई पत्र लिखता है। इसमें अगर हम देखें तो पत्र कौन लिख रहा है, मेरा भाई लिख रहा है। तो हम सिर्फ ये देखकर नहीं कह सकते कि जो आगे होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा, जो काम को करेगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट। तो पत्र लिख कौन रहा है, मेरा नहीं, मेरा भाई। तो ये दोनों हैं हमारे सब्जेक्ट। मेरा भाई क्या हो गया, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, और मेरा भाई कौन सा काम कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है। तो लिखना क्या हो गया, क्रिया। और क्या काम कर रहा है, मेरा भाई क्या लिख रहा है, पत्र। तो जिस पर काम का प्रभाव पड़ेगा वो क्या होगा, कर्म। तो पत्र क्या हो गया हमारा, कर्म। राइट। तो इसी प्रकार से हमको चाहे जो सेंटेंसेस हो, अगर कर्ता पहचानना है तो जो काम को करेगा वो कहलाएगा हमारा कर्ता, और क्रिया पहचानना है तो जो काम किया जाता है, जो काम को किया जाता है वही हमारा क्या होता है, क्रिया। और कर्म जिस पर काम का प्रभाव पड़े या जिस पे काम किया जाता है उसे हम कहते हैं कर्म। तो इस प्रकार से हम कर्ता, क्रिया, कर्म को पहचानेंगे। आइए आगे देखते हैं। अगला है हमारा टेंस में इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब। देखिए हम टेंस पढ़ते हैं, अभी हमने आपको बताया टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होते हैं, और इनके भी चार प्रकार होते हैं। और सब में इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो अगर इन टेंसेस की बात करें तो हमें टेंसेस ट्रांसलेशन करते समय पहचानना पड़ता है कि कौन सा टेंस है, इंडिफिनिट का है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, कि कॉन्टिन्यूअस का है, कि परफेक्ट का है, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो अगर इसके बारे में हम नहीं जानेंगे कि कौन क्या होता है इंडिफिनिट, क्या होता है कॉन्टिन्यूअस, तो टेंस हम नहीं ट्रांसलेशन उसका नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है। तो देखते हैं, पहला है हमारा इंडिफिनिट। इंडिफिनिट का मतलब है अनिश्चितकालीन, यानी इंडिफिनिट का हिंदी अर्थ होता है अनिश्चित। इंडिफिनिट की बात करें, अगर इंडिफिनिट को हम हिंदी में पूछें इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है अनिश्चित, यानी इसमें कार्य समाप्त हो गया है या फिर कार्य हो रहा है। कार्य समाप्त हो गया है या हो रहा है इसका पता हमें नहीं चलता। इंडिफिनिट वाले जो ट्रांसलेशन होते हैं इसमें काम हो रहा है या फिर खत्म हो गया है काम, ये हमें पता नहीं चलता ट्रांसलेशन से। जैसे हम कहें राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो हम ये तो जान रहे हैं कि राम घर जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि राम घर जा रहा है अभी, कि घर पहुंच गया है। हमें इस ट्रांसलेशन से ये नहीं पता चल रहा। तो जिस ट्रांसलेशन में हमें ये दिया हो, हमें ये ना पता चले कि काम समाप्त हो गया है या फिर काम हो रहा है, वो हमारा ट्रांसलेशन होता है इंडिफिनिट का। राइट। अगला है हमारा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, काम का जारी होना। मतलब कोई काम अगर जारी है, कोई काम अगर चल रहा है तो वो किस में होता है, कॉन्टिन्यूअस में होता है। राइट। अगर कोई काम जारी है तो वो ट्रांसलेशन हमारा किस में जाता है, कॉन्टिन्यूअस में। जैसे हम कहें मीना कपड़े धो रही है,
कपड़े धो रही है या फिर कपड़े धो रही थी। तो इसमें क्या है, मीना कपड़े धो रही है, काम जारी है कपड़े धोने का। तो जिस ट्रांसलेशन में या जिस सेंटेंस में हमें ये पता चले कि कोई काम अभी जारी है, काम खत्म हो गया ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि अभी काम जारी है, अभी काम चल रहा है, तो वो हमारा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। और जिसमें हमें ये ना पता चले काम समाप्त हो गया है या फिर काम हो रहा है, वो होता है हमारा इंडिफिनिट टेंस, राइट। अगला है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट टेंस में परफेक्ट का मतलब होता है कार्य का पूर्ण रूप से हो जाना या परफेक्ट रूप से हो जाना। परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण, मतलब कोई काम अगर पूरा हो गया है, कोई काम अगर समाप्त हो गया है, तो वो होता है हमारा परफेक्ट। जैसे कहें हम, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ क्या पता चला सेंटेंस से, सेंटेंस से हमें ये पता चला कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं मतलब मैंने पढ़ाने का काम खत्म कर लिया है, मेरा काम पढ़ाने वाला पूरा हो गया है। तो अगर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इस सेंटेंस से हमें ये पता चला कि मैंने पढ़ाने का काम खत्म कर लिया, पढ़ा चुका हूं, तो मतलब हमारा काम पूरा हो गया है। और जिस सेंटेंस से हमें ये पता चले कि काम पूरा हो गया है, वो सेंटेंस हमारा कौन सा होता है, परफेक्ट। कौन सा सेंटेंस है, परफेक्ट। अगला है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कार्य किसी समय में सुचारू रूप से यानी शुरू होकर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कार्य किसी समय में शुरू होकर जारी रहना। मतलब काम कब शुरू हो चुका है और जारी भी है, अर्थात काम हुआ भी है और जारी भी है। मतलब परफेक्ट यानी काम पूरा भी हुआ है और अभी चल भी रहा है। अगर कोई सेंटेंस ऐसा दिया हो जिसमें काम जारी भी है यानी काम हुआ भी है और अभी भी चल रहा है काम, तो वो होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे हम कहें सुधा 3 बजे से, इसमें समय भी दिया रहता है, ये बात याद रखना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें समय भी दिया रहेगा। सुधा 3 बजे से खेल रही है, तो ये सेंटेंस हमें क्या बता रहा है कि सुधा 3 बजे से खेल रही है। मतलब हम जब ये सेंटेंस बता रहे हैं किसी को, ये बात जब किसी को बता रहे हैं 3 बजे के बाद बता रहे हैं कि सुधा 3 बजे से खेल रही है। तो 3 बजे से खेल रही मतलब 3 बजे से उसने खेलना शुरू किया था और काम कुछ हो गया है और अभी भी काम चल रहा है। मतलब 3 बजे से तो वो खेल रही है और अभी भी खेल रही है। कि अगर काम हुआ भी है और जारी भी है तो वो किस में जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सुधा 3 बजे से खेल रही है कि मतलब क्या हुआ कि सुधा ने 3 बजे से खेलना शुरू किया था, मतलब उसका खेलने का काम शुरू भी हो चुका है और अभी भी काम जारी है। सुधा 3 बजे से खेल रही है, अभी भी खेल रही है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। तो इस तरह से हमको पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस इंडेफिनिट का है और कौन सा सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का है, कौन सा परफेक्ट है या फिर कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। उम्मीद है क्लास आपको ज़बरदस्त लगी होगी, बहुत बढ़िया वाली क्लास, मतलब दिल से आपने पढ़ाई की होगी। मुझे पूरा यकीन है आपके ऊपर कि आपने पूरे दिल से पढ़ाई की है और आपको क्लास पसंद आई है। तो क्या करना है, हमेशा बताता हूँ, आज बिना बताए ही कर दो। क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, शेयर तो पक्का कर लीजिएगा इस क्लास को, और कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी आपको। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।